हाँ टू दोस्तों शुरू किया जाए स्टोरी को। क्या तुमने बचपन में कंप्लेन नहीं पिया? अब आगे। मॉल में अनामिका सीता जी की आवाज सुनकर उनके पास आए। तभी आरव जो बगल में खड़ा था, उसने फिक्र से पूछा, लिटिल सिस रुक क्यों गई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अभी वो कुछ कहती कि तभी वेद ने पीछे से आते हुए कहा, ब्रो शायद आप भूल रहे हैं, ये प्रॉब्लम लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से है, आफत की पुड़िया अंडस्को। कहकर वो अनामिका को चिढ़ाने लगा। अनामिका अभी उसे अच्छा जवाब देती, उससे पहले ही सीता जी ने वेद के कान पकड़ते हुए कहा, कुछ ज्यादा तंग नहीं कर रहे हैं आप हमारी लाड़ों को, हु अंडस्को। अरे माताश्री, दर्द हो रहा है छोड़ो, वेद ने जबरदस्ती की नकली हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि आसपास के कुछ लोग जिसमें लड़कियां ज्यादा थी उसकी तरफ ही देख रहे थी और हंस रही थी। वही अनामिका तो अपने दोनों हाथ बांधे वेद की हालत पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, और लो मुझसे पंगा, मेरे पास माँ है माँ। वेद भी तिरछी नजरों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, ठीक है, तुझसे तो बाद में निपटूंगा मैं। पिद्दी सी अपने भाई को सजा मिलते देख कैसे हंस रही है, कोई न अपना भी टाइम आएगा, देख लियो। कोष्टक। अनामिका ने अपनी एक आईब्राव रेज करते हुए कहा, देखते हैं। उसने सीता जी से पास जाकर कहा, माँ देखा अपने भाई मुझे आंखें दिखा रहे हैं। वेद ने अविश्वास से अपनी नौटंकी बहन को देखा, वो और आंखें, ये कब हुआ? जो लड़की दूसरों की आंखें निकालती है, वो कह रही है कि वो बेचारा मासूम उसे डरा रहा है। फिलहाल डरने की हालत में तो वो खुद था। सीता जी इतना सुनते ही घूरकर वेद को देखने लगी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए कहा, मोम ये मैं अंडस्को, वो मैं अंडस्को, क्या मैं कर रहा है बकरी की तरफ? अभी से तूने उसे तंग किया न तो पूरे 1 महीना तुझे खाने में सिर्फ पत्ते खिलवाऊंगी, समझा? समझा या नहीं अंडस्को? सीता जी ने उसके कान को थोड़ा और मरोड़ते हुए कहा। वेद ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ माँ समझ गया, अब तो कान छोड़ो, सब देख रहे हैं, मेरा इंप्रेशन क्या रह जाएगा सबके सामने? कुछ तो सोचो, कल को मेरी शादी में कितनी दिक्कत आएगी। उसने लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहा, जैसे अभी रो देगा। उसकी नौटंकी देखकर सीता जी ने उसके कान छोड़ दिए। वही अब जाकर वेद ने राहत की सांस ली। सीता जी ने उसे इग्नोर किया और अनामिका का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। उसके पीछे सिया और आरव भी हंसते हुए चले गए। वही बेचारा वेद वही खड़ा रह गया। फिर एकदम से उनके पीछे दौड़ा, अरे मेरे लिए रुको वरना मैं खो जाऊंगा। अंडस्को। कुछ देर बाद वे लोग मॉल के उस हिस्से में गए जहां सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के लिए इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक सभी तरह के ड्रेसेस, ज्वेलरी के लेटेस्ट कलेक्शन मिलते थे। वहां एक से एक लग्जरी ब्रांड और कलेक्शन थे, जिसे लड़कियों का ड्रीम प्लेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे लोग वहां के सबसे लग्जरियस ब्रांड क्यूए के शोरूम में गए। लेकिन सीता जी ने पहले सोचा कि वो अनामिका के लिए कुछ ज्वेलरी ले लें जो अभी अभी लॉन्च हुई है। इसलिए वे अनामिका को लेकर बगल वाली दूसरी स्टोर में चली गईं। उधर सिया क्यू के शोरूम में खड़ी आंखें फाड़े सारे कपड़े देख रही थी। उसने आज तक इस जगह के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। यहाँ की सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थीं। क्यूए ब्रांड के डिजाइन्स जो खुद क्वीन अनामी डिजाइन करती थीं, जिन्हें आज तक किसी ने सामने से नहीं देखा था। लेकिन उनके डिजाइन किए हुए कपड़े बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज प्रेफर करते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। उसके पीछे पीछे आरव भी था। कहा उसने सोचा कि वो सिया से बात करेगा, लेकिन वो तो जैसे उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, या ये कहे इग्नोर कर रही थी। आरव ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सीरियसली ये चश्मिश इग्नोर कर रही है मुझे? सिया ने तिरछी नजरों से आरव को देखा और मन ही मन कहा, ये अब भी यही है, हे भगवान क्या करूं मैं? तभी आरव ने कहा, सिर्फ घूमने ही आए हो या कुछ लेना भी है चश्मिश? फिर से चश्मिश। सिया अब चिढ़ गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और घूर कर उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम सिया है सीनियर, चश्मिश नहीं अंडस्को। सिया जो आरव की चेस्ट से नीचे आती थी, वो अपने कमर पर हाथ रखे उसे सर उठाकर घूर रही थी। उसकी हाइट आरव के मुकाबले छोटी थी। आरव तो बस उसे देखता रह गया। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक इंटेंसिटी के साथ देखा, जिससे सिया थोड़ा हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में झिझकते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें अंडस्को? सिया ने चौंक कर सर उठाया। जी कुछ कहा आपने? हाँ कहा न अंडस्को, आरव ने उस पर झुकते हुए कहा। सिया की सांसें अटक गई। वो थोड़ा पीछे हटते हुए हकलाते हुए चूहिया जैसे आवाज निकालते हुए बोली, क अंडस्को? क्या अंडस्को? उसकी धड़कनें तेज हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी।
वही आरव ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और एकदम से उसके कानों के करीब आकर रुका। उसकी गर्म सांसें सीधा सिया की गर्दन और कान पर पड़ रही थी। सिया की सांसें और तेज और गहरी हो गई, जैसे ये करीबी उसे जला देगी। चेहरे पर पसीने की बूंद छलक आए, आंखें कसकर मिची हुई थी। उसने उन दोनों के बीच इंटेंसिटी पीक पर थी। तभी आरव उसके और करीब जाते हुए बेहद हंसकी आवाज में कहा, क्या तुमने बचपन में कंप्लेन नहीं पिया जो इतनी छोटी हो? इतना कहकर आरव एकदम से सीधा खड़ा हो गया और तिरछा मुस्कुराते हुए उसका रिएक्शन देखने लगा। वही सिया जो शायद कुछ और ही समझ रही थी, झटके से अपनी आंखें खोली और हैरानी से आरव को देखा, जो अपनी एक आईब्राव उठाए अपनी मुस्कान दबाए उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो चश्मिश? कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही? अंडरस्कोची बेशरम अंडरस्को। कहते हुए आरव ने अपने होठों को ढक लिया, जैसे सिया पता नहीं क्या कर रही हो। वही सिया की आंखें फैलकर चौड़ी हो गई। उसके कान, गाल, नाक, पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्म से पानी पानी हो गई, आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो हैरानी और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। उसने बिना कुछ बोले उसे हल्का धक्का दिया और वहां से भाग गई। अरे चश्मिश, रुको तो अंडरस्को, आरव ने हंसते हुए कहा और उसके पीछे जाने लगा। तभी उसे एक कॉल आया तो वो एक बार मुस्कुराते हुए उस तरफ देखा जहां सिया गई थी और फिर स्टोर से बाहर निकल गया। वही सिया भागते हुए एक जगह आकर रुकी। उसने अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, ओएमजी सिया, कितना गंदा दिमाग है तेरा। मैं और वो मुझे कि अंडरस्को नहीं नहीं, मैं कैसे सोच सकती हूँ ऐसा? पर मेरी धड़कने, अरे तुम इतना धारक क्यों रहे हो यार? आज ही हार्ट अटैक आ जाना है मुझे। और वो सीनियर कितने पागल और बेशर्म है, नहीं तो? वो सोचने लगी जब आरव उसके करीब झुका था। वो सोचकर ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। तभी सिया ने अपना दिमाग झटका और कैपरे देखने लगी। तभी उसका ध्यान पास ही एक गाउन पर गया, पेस्टल ग्रीन कलर का गाउन। हालांकि वो छूने से भी डर रही थी, लेकिन वो ड्रेस उसे इतनी खूबसूरत लगी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सीता जी ने आते ही कह दिया था कि जो भी पसंद हो वो बेझिझक पैक करवा ले, वो भी उनकी बेटी जैसी ही है। वहीं सिया उस पेस्टल ग्रीन कलर के गाउन को अपने हाथों में लेकर चेक कर रही थी कि साइड में खड़ी स्टाफ गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आप जाकर एक बार ट्राई भी कर सकती हैं। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। स्टाफ गर्ल की पोलाइट स्माइल देखकर सिया ने हिचकिचाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ झिझकते कहा, क्या सच कह रही हैं आप? ये अच्छा लगेगा क्या मुझ पर? अभी वो स्टाफ कुछ कहती कि तभी, अरे उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ, तुम इस ड्रेस को पहनकर गंदा करने की जरूरत नहीं है फटीचर लड़की। क्या सिया आरव के जज्बातों को समझ पाएगी? कौन है वो लड़की? क्या ये सिया के लिए कोई खतरा? मॉल में हुआ कांड शॉक्ड। अब आगे सिया और स्टाफ गर्ल ने मुड़कर देखा। वहां कोई और नहीं, सोनाली थी। उसे वहां देखकर वो चौंक गई और डर भी गई, क्योंकि सोनाली के साथ उसकी दो दोस्त राइमा और साइमा भी थीं, जो उसकी दो चमचियां थीं। राइमा ने सिया के हाथ से वो गाउन छीनी और कहा, ना शक्ल है ना अक्ल है, फिर भी लोगों में इतनी शर्म नहीं कि मुंह उठाकर इतने महंगे शोरूम में आ जाती हैं। साइमा ने भी सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने खुद को कभी आईने में देखा है पैंडर जैसी हो? और क्या तुम ये ड्रेस पहनकर फाड़ना चाहती हो? इसकी प्राइस जानती हो कितनी है? पूरे 5 लाख की है। कभी तूने कभी देखे भी है 5 लाख? सोनाली बस हाथ बांधे हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिया का मजाक उड़ाना। जब से सिया आरव राजवंश के साथ गई थी, उसे उससे तब से जलन हो गई थी। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी सिया को नीचा दिखाने का, जो आज मिल गया। सोनाली अस्पताल से कब की आ गई थी, उसे वहां सबका फालतू मेलोड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो बहाना बनाकर सीधा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर आ गई थी। पैसों की तो कमी थी नहीं, क्योंकि वो तो राठौर कॉर्पोरेशन के बदौलत उसके कार्ड भरे ही रहते थे। वहीं सिया, साइमा और राइमा की बातें सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे बहुत शर्म आ रही थी और बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। वहीं वो स्टाफ गर्ल को भी उन तीनों लड़कियों का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो इस टो की कस्म थी और जब तक वो कोई नुकसान न पहुंचाए, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी सिया ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, और वो ड्रेस मैंने पहले देखी है, तुम ऐसे छीन नहीं सकती मुझसे। सोनाली उसकी बात सुनकर तिलमिला गई और दांत पीसते हुए बोली, यू बाय हेच।
लगता है अपनी औकात भूल गई है तू, जो हमें पलटकर जवाब दे रही है। अनाथ लड़की जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। और क्या कहा तूने, ये ड्रेस तू लेगी? वाह बहन जी, 500 के कपड़े पहनकर तू 5 लाख की ड्रेस लेगी हूँ। ये ड्रेस अब मेरी है और इसे मैं ही लूंगी, समझी? राइमा ने सोनाली का साथ देते हुए कहा। हाँ सोनाली, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, न कि इस बेहनजी पर जो दूसरों की चीजें छीनने पर लगी रहती है। लगता है इसकी माँ भी ऐसी ही होगी, घटिया। साइमा और राइमा एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगी। सोनाली की इतनी कड़वी बातें सुनकर सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये माँ वाली बात उसे सबसे ज्यादा ट्रिगर करती थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी अचानक से उसे अनामिका की एक बात याद आई, जो उसने उससे कही थी। दी, कभी भी खुद को इतना नीचे मत गिराओ कि सामने वाला आपका फायदा उठा ले। क्योंकि जितना आप डरोगी, लोग आपको उतना ज्यादा डराएंगे और नीचा दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि हीरोइन को बचाने के लिए हमेशा हीरो का ही इंतजार किया जाए। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कभी भी आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े। बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ और हमेशा रहूंगी। अच्छा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी अनु? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम प्रॉमिस, अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो ठीक है, मैं भी खुद के लिए लड़ूंगी और किसी के आगे नहीं झुकूंगी अब से, बिल्कुल तेरी तरह। सिया ने प्राउडली अपना सर उठाते हुए कहा। ये हुई न बात मेरी दी। दैट्स लाइक माई क्यूटी पाई सिस्टर। ऐसा कहकर अनामिका ने उसके गाल खींच लिए, जिससे सिया ने मुंह फुला लिया था। फिर दोनों ही हंसने लगे। सिया एकदम से अपनी सोच से बाहर आए। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी हिम्मत साफ दिख रहा था। वहीं थोड़ी दूर अनामिका खड़ी थी। वो शॉप से बाहर आ गई थी। अंदर वेद सीता जी के साथ था और उसने जबरदस्ती अनामिका को इधर उधर घूमने के लिए कहा था, क्योंकि उसे सीता जी से कुछ बातें पूछनी थी और कुछ सरप्राइज भी लेने थे। खैर, अनामिका ने भी उसकी बात मानकर बाहर आना सही समझा, नहीं तो उसका भाई पता नहीं क्या ही करता। खैर, तो वो सिया के पास आने लगी, लेकिन सोनाली और उसकी चमचियों को देखकर वहीं रुक गई। वो देखना चाहती थी सिया क्या करती है। उधर सिया तुरंत आगे बढ़ी और हिम्मत करके राइमा के सामने जा खड़ी हुई। राइमा ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा और एटीट्यूड से कहा। क्या हुआ, घूर क्यों रही है? खाएगी क्या या चटाक अंडस्को? रईमा का चेहरा एक तरफ हो गया। वहीं सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। साइमा और सोनाली तो सदमे में चली गईं। सोनाली की तो आंखें भी बड़ी हो गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब सिया ने ऐसा कुछ किया। राइमा अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से अपना सिर उठाए और घूरते हुए कहा। यू बाई हेच, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सायमा अग्रवाल को थप्पड़ मारा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करने की? सिया ने भी गुस्से से कहा। अब चाहे जो हो, वो पीछे नहीं हटेगी। वहीं अनामिका दूर से ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फाइनली आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गई दी। आपको मेरी कही बात याद रही। उधर सोनाली ने भी गुस्से से कहा। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को मारने की? सिया ने उसके हाथ से वो ड्रेस खींचते हुए कहा। अब समझ आया तुम्हें? अब तो सोनाली का पारा हाई हो गया। उसने अपने खाली हाथों को देखा जिनसे सिया ने वो गाउन खींच लिया था। तुझे अभी बताती हूं मैं, तू रुक, कहकर उसने राइमा साइमा को इशारा किया। वो तीनों तुरंत सिया से वो ड्रेस छीनने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन सिया ने भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और गुस्से से अपने लाल हुए चेहरे के साथ ड्रेस छीनने से रोकने लगी। वहीं अब तक सभी स्टाफ वहां आ चुके थे और इतनी महंगी ड्रेस को खींचता देख उनकी जान सूख गई। स्टाफ गर्ल ने परेशान होते हुए और डरते हुए कहा। मैम प्लीज लड़ना बंद करिए, ये ड्रेस फट जाएगी प्लीज। लेकिन वो तीनों तो सुन ही नहीं रही थी। बात अब ईगो पर जो आ गई थी। लेकिन तभी चर्र अंडस्को एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। वो 5 लाख की लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस अब 5 रुपए की भी नहीं बची थी। सभी स्टाफ की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि सिया के हाथ तो खाली थे, लेकिन वहीं राइमा और सोनाली के हाथ में ड्रेस के फटे हुए पीस थे। हालांकि नेट की होने के कारण वह आगे और पीछे से पूरी तरह फट चुकी थी। तभी एक स्टाफ ने चिल्लाते हुए कहा। ये क्या किया आप लोगों ने? उसकी बात सुन सब होश में आए। वहीं रईमा ने झट से घबराते हुए ड्रेस को छोड़ दिया, जिससे अब ड्रेस सोनाली के हाथ में थी। वो आंखें बड़ी किए उस ड्रेस को देख रही थी। आवाज सुनकर वो भी होश में आई और गुस्से से बोली। मैंने कुछ नहीं किया है समझी। ये सब इन लोगों की गलती है और खासकर इस सिया की। उसने सिया की तरफ इशारा किया। सिया को डर लग रहा था।
जोश में उसने ड्रेस ले तो ली थी, लेकिन 5 लाख वो कहाँ से लाएगी। वो डर से अपने हाथों को मसलने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था उस ड्रेस को देखकर जो क्यूआर की डिजाइन की हुई थी। इतनी भीड़ देखकर एक स्टाफ ने जल्दी सजाकर मैनेजर को सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी, जिससे मैनेजर का पारा हाई हो गया। आज उसकी बॉस यहाँ मौजूद थी, वो उसके बारे में क्या सोचेगी, यही सोचकर वो जल्दी जल्दी वहां पहुंची और सोनाली और साइमा पर थोड़ा बिफरते हुए कहा, मैम, सबने देखा कि ड्रेस का नुकसान आपने किया है। आप जबरदस्ती दूसरे कस्टमर से उनकी चुनी हुई ड्रेस ले रही थी। अब आपको ड्रेस की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। सोनाली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए उसने धमंड से कहा, ओकर, वैसे भी 5 लाख मेरे लिए बस 5 रुपये के बराबर हैं। सोनाली ने एटीट्यूड से कहा। वहीं रेमा और सायमा ने राहत की सांस ली और एटीट्यूड से सोनाली के पीछे खड़ी हो गई। एक स्टाफ जल्दी से स्वाइपर मशीन लाकर आया। तब सोनाली ने सिया को अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, अब कुछ लोगों की औकात कहाँ होती है, बस ड्रेस लेने चले आते हैं। ऐसे गरीबों को यहाँ एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। लाओ तुम्हारा सस्ता सा स्कैनर। वैसे तो ये ड्रेस 5 लाख की लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम्हें भी दान की जरूरत होगी। उसकी बात सुन सभी स्टाफ को बहुत गुस्सा आया। एक तो इस घमंडी लड़की ने उनका नुकसान किया और अब भाषण दे रही है। लेकिन सब चुप रहे, बस पेमेंट होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं सोनाली ने एटीट्यूड से अपना कार्ड वेव करते हुए स्वाइप किया, लेकिन तभी उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ब्लॉक्ड कार्ड कंगाल, सोनाली हुई बर्बाद। अब आगे, सोनाली ने जैसे ही अपना कार्ड स्वाइप किया, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि स्कैनर में ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा था। जो मुस्कान अभी तक उसके चेहरे पर बनी हुई थी, वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वहीं मौजूद स्टाफ और मैनेजर इशिता के भाव भी बदलने लगे। वे अजीब नजरों से सोनाली को घूर रहे थे। सोनाली को थोड़ी असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अभी घबराहट छुपाते हुए कहा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेट मी ट्राई अनदर वन। उसने अपने बैग से तुरंत दूसरा कार्ड निकाला और उसे फिर से स्वाइप किया। सबकी नजरें अब उस पर और मशीन पर और भी ज्यादा टिकी हुई थीं। लेकिन इस बार भी वही हुआ, फेल। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने धीरे से कहा, जब पैसे ही नहीं है तो बड़े बड़े फेंकने की क्या जरूरत थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सोनाली का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही था, अंडरस्को फेल। उसने फ्रस्ट्रेशन और घबराहट से तुरंत मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मशीन ही खराब है, दूसरी मशीन लेकर आओ। इशिता सारी बातें अच्छे से समझ रही थी। उसे अब साफ लग रहा था कि यह लड़की दिखावा कर रही है, जिसके पास पैसे तो हैं नहीं, लेकिन मुंह उठाकर उसके शोरूम में आ गई और ऊपर से महंगी ड्रेस भी बिगाड़ दी। उसे अब इस बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनसे तुरंत थोड़े रूखे आवाज में कहा, मैडम, हमारी स्टोव की मशीन बिल्कुल सही है और यह प्रीमियम क्वालिटी की है। शायद दिक्कत आपके कार्ड में है। प्लीज जल्दी पेमेंट कीजिए, आपने पहले ही सबका और हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इसलिए तुरंत पेमेंट करिए, नहीं तो मजबूरन हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं हो मुझे? सोनाली राठौर हूं मैं, समझी? 1 मिनट में तुम्हारा स्टोव खरीद सकती हूँ, उसने चुटकी बजाते हुए मैनेजर से कहा। लेकिन इशिता ने बिना किसी भाव के कहा, आप कोई भी हो वो बात की बात है, लेकिन अपने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो प्लीज अंडरस्को। इशिता का ऐसा टोन सोनाली को पसंद नहीं आया। वही ये सुनकर साइमा और राइमा की भी हालत पतली हो गई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि कहीं पैसे सच में न हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने इशिता की घिन से देखते हुए तेज आवाज में कहा, सोनाली, तुम पेमेंट करके तुरंत इसके मुंह पर मारो। हिम्मत कैसे हुई इनकी तुम्हारी इंसल्ट करने की। वही सोनाली की हालत तो खुद खराब हो रही थी। उसने तुरंत थोड़ा साइड होकर अपने बैंक में कॉल किया और थोड़ा गुस्से में उसने कहा, मेरे कार्ड से पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं अंडरस्को। उधर से जवाब में बैंक मैनेजर ने कहा, सोनाली, आपके सारे कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। सोनाली की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने फिर सर मैनेजर पर बिफरते हुए कहा, आर यू लॉस्ट मैनेजर? क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? कार्ड्स ब्लॉक हो गई? तुम्हारी मशीन खराब हो गई है क्या? देखो, मेरा कार्ड ब्लॉक नहीं है, समझे? मैनेजर ने कहा, मैडम, आपके कार्ड वाकई ब्लॉक हो चुके हैं और यह आपकी कंपनी की तरफ से हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको और किसी जानकारी की जरूरत है तो हम आपकी मदद कर अंडरस्को। सोनाली ने कॉल काट दिया अंडरस्को।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या नहीं। सच तो ये था कि उसके पास पैसे भी नहीं थे और वह किसी से मांगे भी तो किससे। इधर साइमा ने कहा, क्या हुआ सोनाली, तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रही हो? इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। मैनेजर को गुस्सा आ रहा था। अब उसने फिर से कहा, अब हमें सिक्योरिटी को मजबूरन बुलाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। अगर आप पेमेंट नहीं करती हैं तो। सोनाली ने कोई रास्ता न देखते हुए राइमा और साइमा की तरफ देखते हुए कहा, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए पेमेंट आज तुम ही कर दो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने माना करते हुए कहा कि उनके पास अभी पैसे तो नहीं है। सोनाली की बात उन पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह तो इन लोगों पर हमेशा बहुत खर्च करती थी, लेकिन आज ये पैसे निकालने को तैयार नहीं थी। उनके पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, वे तो बस सोनाली के पीछे पीछे कुत्तों की तरह घूमती थी। तभी पीछे से एक आवाज, सर्द आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी ने मुड़कर देखा। वहां अनामिका हाथ बांधे खड़ी थी। उसे देखकर स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। ये देखकर वहां मौजूद कुछ लोग और सोनाली, राइमा, साइमा, सिया भी सभी हैरान रह गए। वहीं मैनेजर के तो पसीने छूट गए। उसने घबराते हुए कहा, वेलकम बॉस। मैनेजर के मुंह से ये सुनकर सबको एक और झटका लगा, बॉस। सोनाली ने मन ही मन कहा, ये मैनेजर पागल हो गई है क्या? इस अनामिका को बॉस क्यों कह रही है? उसी स्टोर में थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह पूरा तमाशा देख रही थी। सोनाली की हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, वह ठिठक गईं और उसे देखती रह गईं। बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, ये मैनेजर इस लड़की को बॉस क्यों कह रही है? जहां तक मुझे पता है, बॉस तो वह केवल क्यों अको कहती है। तो क्या ये वाकई इस स्टोर की फाउंडर है? जिज्ञासा से भरी वह ओल्ड लेडी आगे का नजारा देखने लगी। अनामिका धीमी चाल से चलती हुई सीधा सोनाली के पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर मैनेजर इशिता से बोली, इशिता, क्या तुमने स्टोर में सफाई नहीं करवाई, जो यहाँ इतनी गंदगी और बदबू आ रही है? इशिता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैडम, स्टोर बिल्कुल साफ है। प्रेस कंट्रोल वालों को भी मैंने बुलाया था, सब जगह सफाई करवाई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इशिता थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी अनामिका ने व्यंग्य से कहा, तो फिर यहाँ कॉकरोच कैसे घुस आए? और उसके साथ छोटे कीड़े भी है। पहले तो मैनेजर समझी नहीं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अनामिका सोनाली और उसकी सहेलियों साइमा और राइमा को कॉकरोच कह रही है, तो उसकी हंसी छूट गई। वहां मौजूद स्टाफ भी हंसने लगा। सोनाली अनामिका को अपने इतना करीब देखकर 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन पब्लिक में अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने गुस्से से लेकिन धीमे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे ये स्टोर तुम्हारा हो। तभी राइमा तुरंत आगे आए और बोली, हाँ, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनाली से ऐसे बात करने की, हमें भी कॉकरोच कहने की? राइमा की बात सुनकर अनामिका ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और उसे घूरने लगी। उसे ऐसे देखने से राइमा बहुत ज्यादा घबरा गई और डरते हुए 2 कदम पीछे हट गई। अब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं सारे स्टाफ भी शांत हो गए थे। वह बूढ़ी औरत बहुत ही जिज्ञासा से अनामिका को देख रही थी। उसे ये छोटी खूबसूरत लड़की बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी अनामिका ने अनजान बनते हुए मैनेजर इशिता से पूछा, व्हाट्स द प्रॉब्लम इशिता? इशिता तुरंत आगे आए और उसने अनामिका से कहा, बॉस, इन लोगों ने आपकी लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस को जबरदस्ती कस्टमर से छीन लिया। उन्होंने पहले ही ड्रेस पसंद की थी, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती लिया, फाड़ भी दिया, और अब जब पेमेंट करने की बारी है तो ये पेमेंट भी नहीं कर रही हैं। बार बार बहाने बना रही है कि हमारी ही मशीन फेल हो गई है। अनामिका ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। सोनाली तो सदमे में थी। अंडरस्को क्या अनामिका यानी बॉस? अंडरस्को मतलब क्या? ये सोचकर वह अंदर से डर गई, क्योंकि का कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, वह इतनी बड़ी ब्रांड की फाउंडर थी। उसने हकलाते हुए कहा, तुम इसे बार बार बॉस क्यों कह रही हो? ये तो बस एक आम लड़की है। तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये का अंडरस्को नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर इशिता ने एक बार अनामिका की तरफ देखा और कुछ इशारा पाते हुए उसने साफ कहा, मिस, यही हमारी बॉस है। यह इनका स्टोर है और जो ड्रेस अपने फ्री है, वह भी इनकी ही डिजाइन की है। ये सुनते ही पूरे स्टोर में जैसे सन्नाटा छा गया। वहां ज्यादातर स्टाफ थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने आज तक ऐसे पब्लिक मेका को नहीं देखा था। वही ये जानकर कि सामने खड़ी छोटी लड़की ही क्यूए है,
जो वर्ल्ड फेमस है, उन्हें यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सारे स्टाफ और मैनेजर की रिस्पेक्ट देखकर उन्हें यकीन हो गया था। वही ओल्ड लेडी तो आंखें फैलाकर बस अनामिका को देख रही थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, इतनी छोटी लड़की का कि फाउंडर अंडस्को। सोनाली और राइमा सोमा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अंडस्को, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कॉलेज स्टूडेंट लगती है और इतनी बड़ी आइडेंटिटी। अब वो यहां से भाग जाना चाहती थी। सिया तो सदमे में एक तरफ खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस स्टोर में वह खड़ी है, जिस ड्रेस को वह लेना चाहती है और जिसकी वह इतनी बड़ी फैन है, वह और कोई नहीं, उसकी बहन है। वह खुश भी थी, हैरान भी और बहुत बुरा भी महसूस कर रही थी कि उसकी बहन का बनाया हुआ इतना अच्छा ड्रेस कहीं न कहीं उसके कारण भी खराब हो गया। अनामिका ने अब सोनाली की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कॉकरोच भी इतने महंगे ड्रेस पहनते हैं, और जब तुम्हारी खरीदने की औकात ही नहीं है मिस कॉकरोच, तो तुम यहाँ क्यों आए हो गंदगी फैलाने? अंडस्को, क्या तुम्हारे बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है तुम्हें? अंडस्को, जितना चादर हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। अंडस्को टीसीएच अंडस्को टीसीएच, लेकिन तुम तो हो कॉकरोच बुद्धि, समझ कहाँ ये आएगी। इसलिए अब शांति से 25 लाख पेमेंट करो और निकलो यहाँ से। 25,000,000 सुनकर सोनाली का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखें फैल गई और वह बस अनामिका को अपनी फटी आंखों से देखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 25,000,000 कैसे। उसने हकलाते हुए कहा 25,000,000। पर यह ड्रेस तो 5 लाख की ही थी, तो 25 लाख क्यों दूं? 5 लाख मेरे लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अनामिका ने आराम से जवाब दिया, 5 लाख उस ड्रेस की कीमत है, लेकिन तुमने जो नुकसान पहुंचाया है मेरी ब्रांड की रेप्यूटेशन को, और हमारे स्टोर में आकर हमारी इतनी महंगी ब्रांड की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, उसके 15 लाख पेनल्टी, और हमारी स्टाफ के साथ बदतमीजी और ग्राहकों को परेशान करने के लिए 5 लाख, कुल मिलाकर 25 लाख। अब पे करो। मेंजर इशिता खुश हो गई, उसकी बॉस सच में समझ के पड़े हैं अंडस्को। सोनाली ने झुंझलाते हुए कहा, ऐसा थोड़ी होता है, लूट है क्या अंडस्को? वह 25 लाख नहीं दे सकती, ये बहुत बड़ी रकम है, और ऊपर से उसके कार्ड भी ब्लॉक है अंडस्को, तो वह कहां से देगी? अनामिका ने उसके करीब जाकर सार्कास्टिक वे कहा, हमारे यहाँ अंडस्को ऐसा ही होता है अंडस्को। देना तो तुम्हें पड़ेगा मिस कॉकरोच, नहीं तो जो होगा वह तुम सहन नहीं कर पाओगी। कुछ गार्ड तुरंत अंदर आए। उन गार्ड्स को देखकर ही सोनाली बहुत डर गई। अनामिका ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, और तुमसे अच्छा ये बात कौन जानता है? सोनाली ने तुरंत अपने गाल पर अचानक से हाथ रख लिया। वो डर गई। अनामिका उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए। वही गार्डों ने तुरंत सोनाली को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? सोनाली चिल्लाई। अनामिका, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, उसने गुस्से में अनामिका की तरफ देखते हुए कहा। अनामिका ने उसे इग्नोर करते हुए स्टाफ से कहा, इससे पूरे मॉल की सफाई कराओ, पोछा लगवाओ, और इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाकर हमारी वेबसाइट पर वार्निंग के तौर पर पोस्ट कर दो कि इसने क्या किया और इसके साथ क्या हुआ। इसे हमारे ब्रांड से ब्लैकलिस्ट कर दो। आज के बाद ये कभी भी हमारे स्टोर से कुछ नहीं खरीदेगी। ये सुनकर सोनाली को लगा वो अब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग जानते थे। उसके दोस्तों में उसकी क्या इज्जत रहेगी? राइमा और साइमा भी बहुत घबरा गईं। वे कहने लगी, हमने तो कुछ नहीं किया। अनामिका ने उन्हें देखते हुए कहा, इन्हें भी वही सजा दो। राइमा और साइमा बहुत घबरा घबरा कर चिल्लाने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन गार्ड्स उन तीनों फरफराती तितलियों को घसीटते हुए सबके सामने बाहर लेकर जाने लगे। रक्तांश की बेचैनी, एज इज जस्ट अ नंबर। अब आगे कुछ ही देर में सोनाली की न्यूज वायरल हो गई। एक तो वैसे ही राठौर कॉर्पोरेशन की बिगड़ती हालत की न्यूज, ऊपर से अब सोनाली राठौर की आई न्यूज कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर रही थी। आखिर इतने बड़े ब्रांड में जाकर उसने वो हरकत की थी, और साथ ही सोनाली और उसके दोस्तों की साफ सफाई करने वाली वीडियो भी वायरल हो रही थी बहुत तेजी से। इंटरनेट पर सभी उसका मजाक बना रही थे। लोग भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे थे। सोनाली की रेप्यूटेशन कुछ ही सेकंड में खराब हो गई थी, या ये कहे बर्बाद हो गई थी, जिसकी उसे खबर तक नहीं थी, लेकिन जल्दी ही होने वाली थी। अब तक सीता जी, वेद, आरव सबको पता चल चुका था। वो सभी बहुत गुस्से में थे। सीता जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की को बर्बाद कर देना चाहती थी, लेकिन अनामिका ने उन्हें रोक दिया था, इसलिए वो थोड़ी शांत हुई। वही आरव और वेद ने तो अपने कनेक्शन का यूज करके सोनाली के और कॉलेज के कुछ कारनामों को वायरल करवा दिया था।
जिसमें वो अलग अलग लड़कों के साथ कुछ इंटेंस मोमेंट्स शेयर करते हुए दिख रही थी। फिर क्या था, न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए वो मिल गया, और मिर्च मसाला लगाकर और अच्छे से सोनाली की बच्ची खुची रेप्यूटेशन भी बर्बाद हो गई। आखिर दुनिया की नज़र में वो रंजीत और कामिनी राठौर की बेटी और एक मॉडल थी, और रीसेंट एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसे साइन भी किया था, तो न्यूज़ वायरल होना ही था। इस न्यूज़ से उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी सोनाली को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ऐसे रेप्यूटेशन की मॉडल नहीं चाहिए थी उन्हें, दूसरी एजेंसीज ने भी वही किया। इधर अनामिका ने मॉल के रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देखा जहां सोनाली और उसकी चामचिया माल के बिल्कुल सेंटर में पोछा लगा रही थी। उन्हें तो इन सब की खबर भी नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में क्या से क्या हो गया, खासकर सोनाली। उन लोगों की हालत खराब थी और आसपास के लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे, कुछ भद्दे कमेंट्स कर रहे थे। अब ये तो होना ही था। सोनाली की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसका आंखों से गुस्से और शर्म से लगातार आंसू बह रहे थे। वही अनामिका के चेहरे पर एक तेज मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखों में घिनन और नफरत लिए सोनाली को देखते हुए कहा, तुम्हारे पाप का घड़ा ओवरफ्लो हो गया था, ऐसे ही धीरे धीरे सब बर्बाद होंगे। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया, और आज उन राजों में से एक राज से भी पर्दा उठेगा। बस कुछ देर और अंडस फिर कहकर वो चुप हो गई और सोनाली को घूरने लगी। उसकी आंखों में एक आग थी जिसका साफ मतलब था, तबाही तो होनी थी बेहद शिद्दत से। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनामिका ने मुड़कर देखा, वहां सिया खड़ी थी। उसने नीचे देखते हुए कहा, अनु मैंने न्यूज़ देखी, ये सोनाली तो स्वारांश जी से प्यार करती थी ना? फिर ये इतने लड़कों को साथ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, और घर पर सब क्या सोच रहे होंगे। अनामिका ने गौर से उसे देखा, इतना बुरा हुआ उनके साथ, फिर भी उसे सबकी चिंता थी। सिया में उसे अपनी ही पहले वाली अनामिका की झलक नजर आई, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। उसने सिया ने दोनों गालों पर अपने हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, दी एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग जो हमें तकलीफ देते हैं, आप उसके लिए कुछ भी करो, चाहे मर ही क्यों न जाओ। ये कभी आपके सगे नहीं होंगे, इसलिए आपको भी ऐसे लोगों के लिए अपने दिल में हमदर्दी या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यही डिजर्व करते हैं। पीछे से आरव ने आते हुए कहा, चश्मिश मेरी प्रिंसेस बिल्कुल सही कह रही है, और ये बात तुम अपने छोटे से मटर जैसे दिमाग में डाल लो जो इधर उधर फुदकते रहता है। सिया ने घूर कर उसे देखा, उसका मुंह बन गया था, लेकिन फिर उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने अनामिका का हाथ अपने गाल से हटाकर नाराजगी से कहा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और बिना कुछ कहे मुंह फूलते हुए दूसरी तरफ चली गई। वही उसकी इस हरकत पर आरव तो मुंह खोले देखता रह गया। वही अनामिका भी कंफ्यूज्ड हो गई। आरव ने अनामिका ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये थोड़ी अजीब नहीं है अंडस्को। आरव के बात पर अनामिका ने होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने कहा, भाई अजीब तो आजकल मुझे आपकी हरकतें लग रही है। नहीं। आरव एकदम से हड़बड़ा गया और उसे देखते हुए अनजान बनते हुए बोला, अजीब, मैंने क्या किया प्रिंसेस अंडस्को? अनामिका ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, इतना आउट ऑफ द सिलेबस वाले फेस बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका 1-2 का 4 और 4-2 का 1 चल रहा है, न सब पता है मुझे अंडस्को। आरव आंखें बड़ी बड़ी किए अनामिका को देख रहा था। मतलब कहा उसकी रेलगाड़ी अभी लाइन पर नहीं आई और इसने रोडमैप तय कर लिया है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अनामिका ने अपनी आईब्रो रेस की, जिससे आरव एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को। पागल लड़की कुछ भी बोलती है अंडस्को। वो जल्दी से आगे भाग गया। वही अनामिका को हंसी आ गई। उसकी हंसी बेहद प्यारी थी। इस बात से अनजान की कोई उसे ही अपनी नजरों में बसाए एक तक उसे ही देख रहा था। रक्तांश जो मीटिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर अनामिका पर गई, और उसकी नजरें उस पर ठहर सी गई। वो एकटक उसे निहारने लगा। उसका बोलना, उसके हाथों का इशारा, उसके चेहरे की वो प्यारी सी हंसी, रक्तांश की धड़कनें तेज हो गई। पिछले कुछ दिन से वो ढंग से सो नहीं पाया था। उसे रह रहकर वही सपने परेशान करते, लेकिन फिर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा घूम जाता। वो पागल सा हो गया था इन दिनों, और आज अनामिका को अपने सामने देखकर जैसे उसके बेचैन दिल को बेहद सुकून मिल रहा था। जैसे उसे ये सुकून हमेशा अपने पास चाहिए। सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, उसके असिस्टेंट पीयूष ने धीमे से उसे टोकते हुए कहा। हल्की, उसे ये शब्द बोलने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी, लेकिन रक्तांश ने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसके कानों में आवाज ही नहीं पड़ रही थी। पीयूष ने देखा कि रक्तांश का ध्यान कहीं और है। उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो चौंक गया। बॉस,
एक लड़की को इतने देर से देख रहे हैं, नहीं नहीं इसे देखना नहीं कहते, ये तो तार रहे हैं। हे भगवान, ये क्या अजूबा देख लिया मैंने। एक मिनट, कहीं ये फ्यूचर लेडी बॉस तो नहीं? हाँ हो सकता है, लेकिन ये तो थोड़ी नहीं छोटी लग रही है। पर है कितनी खूबसूरत। पीयूष खुद में ही बराबरा रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कोई उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। ये अचानक मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, पीयूष ने सोचा और सामने देखा तो चौंक गया, क्योंकि रक्तांश ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसे ही घूर रहा था। उसका अनामिका की तारीफ करना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। पीयूष ने हड़बड़ाते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा बॉस अंडरस्को, वो तो मैं ये कह रहा था, एज इज जस्ट अ नंबर अंडरस्को। और क्या हो गया अगर लेडी बॉस थोड़ी छोटी है? चेलगा बॉस, प्यार उम्र थोड़ी देखता है, मैं अंडरस्को। शट अप अंडरस्को, कैंकल द मीटिंग अंडरस्को, रक्तांश ने गुस्से से कहा और तुरंत एक नजर अनामिका को देख आगे बढ़ गया। उसे पीयूष का अनामिका के लिए लेडी बॉस कहना कहीं न कहीं अजीब सा सुकून दे रहा था। बेखेली में ही उसके होठों हल्की बेहद छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। बॉस कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, बॉस ने स्माइल किया। क्या? अंडरस्को, पीयूष का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आज तक ऐसे रक्तांश के फेस पर स्माइल नहीं देखी थी। परिवार था उसके पास, लेकिन उन्होंने भी रक्तांश को मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था, या न के बराबर अंडरस्को। पीयूष बिल्कुल शॉक्ड रह गया, और लेकिन जल्द ही उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपने बॉस के लिए बहुत खुश था। उसने एक बार मुड़कर अनामिका को देखा जो अब वहां से जा रही थी। उसे देखते हुए पीयूष ने धीमे से कहा, मैंने पहली बार बॉस को खुश देखा है, और मैं यही दुआ करूंगा कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाए। इधर रक्तांश बेचैनी से वही आया जहां अनामिका थी, लेकिन अब वह कोई नहीं था। उसने धीमे से बेचैन होते हुए कहा, कहाँ गई तुम? अभी तो यही थी। तभी उसकी नजर एक तरफ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से से सामने की तरफ देखने लगा। 2 पार्ट का रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइज, अगर पसंद आया तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।